हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। MPPSC के प्री कुछ ही दिनों में है, तो उससे रिलेटेड मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ जो कि हमारी 7th यूनिट में कृषि उत्पादन तकनीक से संबंधित है। इसको हम प्रयास IAS अकेडमी के नोट से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कृषि सामान्य परिचय। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल, फल, सब्जी एवं फलों को उगाना, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी की क्रिया सम्मिलित होती हैं। सामान्य अर्थों में कहें तो जमीन को जोतकर उस पर फसलों और पेड़ पौधों को उगाने के मानवीय प्रयत्न को कृषि कहा जाता है। पशुपालन भी इसके अंतर्गत ही शामिल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लगभग 55% जनसंख्या कृषि संबंधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। कृषि राज्य सूची का विषय होता है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इसे समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की है। कृषि विशेषण के प्रकार क्या होते हैं? तो पहले आते हैं इनकी शाखाएं और इनसे संबंधित विषय, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स। ये क्या है? जल में पौधों को उगाने, मृदा रहित कृषि करने से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। फिर आते हैं एरोपोनिक्स, ये हवा में पौधों को लगाने से संबंधित है। तो जल में पौधे लगाना हाइड्रोपोनिक्स, और हवा में, एयर में लगाना, तो हवा में लगाना एरोपोनिक्स। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी करना, बिल्कुल एकदम हॉट हॉट से फूल आते हैं ना, तो हॉर्टिकल्चर। पिसिकल्चर तो मछलियों के उत्पादन से संबंधित है पिसिकल्चर। ओलेरिकल्चर, ओ भैया सब्जी ले लो, तो ओ लेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। पोमीकल्चर तो पोमी फलों के संबंधित है, फलों के उत्पादन से संबंधित है पोमीकल्चर। बर्मी कल्चर ये हमारे केंचुआ पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर मतलब बहुत ज़्यादा फूल होंगे, है ना, फ्लावर हो जाएगा पूरा, तो इसको भी कहा जाता है फ्लावर को। और फलों को, हॉर्टिकल्चर को कहा जाता है बागवानी, बाग में भी फूल होते हैं, तो बागवानी हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर को कहा जाता है फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर तो अंगूरों का उत्पादन, विटीकल्चर। इपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, इपीकल्चर। और सेरिकल्चर संबंधित है रेशम कीट के उत्पादन से, सेरिकल्चर का संबंध है रेशम कीट के उत्पादन से। अब आता है कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होती है निर्वाह कृषि, दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि, तीसरी होती है आधुनिक कृषि, और चौथी होती है विशेष प्रकार की कृषि। तो पहले हम देख लेते हैं अपने कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। हाइड्रोपोनिक्स पानी में पेड़ों को उगाना, एरोपोनिक्स हवा में पेड़ों को उगाना, हॉर्टिकल्चर तो बागवानी से संबंधित है, पिसिकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है, ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है, पोमीकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है, वर्मीकल्चर केंचुआ उत्पादन से संबंधित है, फिर केंचुए के पालन से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूलों के कल्चर से संबंधित है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है, इपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और सेरिकल्चर रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। कृषि के प्रकार 4 होते हैं। एक होती है निर्वाह कृषि, मतलब इस पे जीवन निर्वाह है, वाणिज्यिक कृषि, आधुनिक कृषि और विशेष प्रकार की कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? यह एक पारंपरिक रूप से कम उपज पैदा करने वाली कृषि होती है, मतलब जो हम पारंपरिक तरीके से चल रही है, कम उपज इसमें पैदा होगी। किसान केवल जीवन निर्वाह एवं गुजर बसर करने के लिए इस प्रकार की खेती करता है, मतलब अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए और गुजारा करने के लिए निर्वाह खेती करता है। इसके उत्पादन हेतु निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी मतलब ज़्यादा तकनीक का प्रयोग नहीं करते, बल्कि परिवार मिलकर ही श्रम करते हैं। इसमें निम्न प्रकार आते हैं। पहली आती है गहन कृषि और दूसरी आती है आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन कृषि में क्या होता है? गहन कृषि मतलब नॉर्मल होती है, और आदिम कृषि, आदिम निर्वाह कृषि में 2 होती हैं। एक होती है स्थानांतरित कृषि और दूसरी होती है चलवासी पशुचारण कृषि। पहली है गहन निर्वाह कृषि। छोटे से भूखंड पर साधारण तरीके से और अधिक श्रम द्वारा खेती की जाती है, गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। यह कृषि मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया वाले सघन जनजाति प्रदेश में की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरणीय कृषि या फिर चलवासी पशुचारण भी कहा जाता है इसको, आदिम निर्वाह कृषि को। चलवासी या फिर पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमते हैं। अब आता है स्थानांतरी कृषि होती क्या है। अर्थ वृक्षों को काटकर जलाकर साफ किए गए भूखंड पर कृषि कार्य करते हैं, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसकी?
कटना जलाना कृषि भी कहा जाता है, बुश फैरो कृषि और कृतन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। तो बुश फैलो, तो पहले हमने पूरी जमीन पर बुश फैला दिया फिर उस पर कृषि की, तो बुश फैलो कृषि। या फिर कर्तन कृषि, जब कम पेड़ों को काट दिया, दहन कर दिया, तो कर्तन एवं दहन प्रणाली भी। नुकसान क्या होते हैं? यह पर्यावरण की विपरीत होती है, क्योंकि कुछ समय बाद पुराने स्थान को छोड़कर ये नए स्थान पर वनों को काटकर जलाकर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। फलतः इससे व्यापक स्तर पर पर्यावरण अवनयन होता है। अब आता है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो भारत इतना बड़ा है, इसमें इतने सारे राज्य हैं, तो अलग अलग जहाँ पर भी ये कृषि की जाती है वहाँ पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में इसको पेड़ो और पेंडा बुलाया जाता है, मध्य प्रदेश में इसको चिमाता, बेबर और दतिया बुलाया जाता है, दहिया। दक्षिण भारत में इसको जरा और इरका बुलाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती, छत्तीसगढ़ में छिपा, उड़ीसा में दिगा, धावी और कमान, पश्चिम बंगाल में कुमारी, झारखंड में खल्लू और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में बुलाया जाता है खिल। देखो आंध्र प्रदेश में मतलब इसको ऐसे याद कर लो, अंधे लोग क्या मारते हैं? पत्थर मारते रहते हैं एक दूसरे को, तो पेड़ू और पुंडा, तो पेड़ों को मार रहे हैं ये और फिर खेती कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में पेंडू पिंडा, मध्य प्रदेश में बीच में है, हमारी माता है, तो चिमाता, बेबर, दाहिया। फिर आता है पूर्व एवं पश्चिम राजस्थान, तो राजस्थान में क्या है भैया? बत्ता, बलतरे, बत्रा और बलतरे बोला जाता है। दक्षिण भारत में इसे इक्का, इरका और जरा कहा जाता है। जरा रुको भाई, रुको, जरा और इक्रा कहा जाता है दक्षिण इंडिया में, दक्षिण भारत में। उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहा जाता है इसको झूम खेती। छत्तीसगढ़ में से कहा जाता है छिपा, क्योंकि छिपा के की जाती है, 36 लोग देखेंगे तो छिपा कहा जाता है। उड़ीसा में इसको बीघा, धावी और कमान कहा जाता है, बीघा, धावी और कमान कहा जाता है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में नहीं, पश्चिमी घाट में जो ये पूरी सह्याद्री है ना, वहाँ पे कहा जाता है इसको कुमारी। झारखंड में कहा जाता है खल्लू। तो पूरा जो खिल्लू नाम का लड़का है वो क्या करता है? पूरे पेड़ों को झाड़ देता है, झाड़। और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को बुलाया जाता है खिल, बिल्कुल एकदम खिल। अब आता है विश्व के विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि की जाती है और इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे रोका, ब्राजील ने रोका, चेन्ना, श्रीलंका। तो श्रीलंका में अभी आर्थिक संकट था ना, तो चने भी नहीं थे, इतनी संकट थे, तो चेन्ना, श्रीलंका। हुमा इंडोनेशिया से, तो हुमा इंडोनेशिया की, हुमा क्रोशी अपने कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। रे वियतनाम, नाम तो बताओ रे, तो वियतनाम रे। तमराई, तमरा, तो हमने तमरा कहाँ रख दिया? थाली में रख दिया। तमराई थाईलैंड में। लेदांग, दाग छोटा हो गया, मलेशिया, तो लेदांग मलेशिया। कोनुको वेनेजुएला। कोनुको किन किन को पेट्रोलियम निकाल के दें? तो कोनुको वेनेजुएला, कोनुको। कैनिंग फिलीपींस, तो हमारी कैन ना जाके कुएं में फंस गई, तो कैनिंग फिलीपींस। मशोल, तो मशोल को है कांगो, मशोल कांगो, सोल में कंगा, सोल कांगो। मित्या मैक्सिको। चितमिनी कहा जाता है युकांडा को, चितमिनी युकांडा। और कोनुल कहा जाता है मैक्सिको को, तो मित्रा और कोनुल कहा जाता है मैक्सिको को। कैनिंग कहा जाता है फिलीपींस में। मिल्पा कहा जाता है ग्वाटेमाला में, बिल्पा कहा जाता है ग्वाटेमाला में। चितमिनी कहा जाता है युकांडा को में। रोका कहा जाता है ब्राजील में। चेन्ना श्रीलंका में। हुमा इंडोनेशिया में। रे वियतनाम में। तमराई थाईलैंड में। लेदांग मलेशिया में।
कोनकू वेनेजुएला में, कैनिंग फिलीपींस में, मूसोल कोंगो में, मित्या मैक्सिको में और मिल्पा ग्वाटेमाला में और कोनुल मैक्सिको में। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बाजार में विक्रय करना होता है। तो वाणिज्यिक कृषि क्या है? जो भी कृषि या फिर पशुपालन करेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बाजार में उसको बेचना है, विक्रय करना है, तो उसको वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी और मशीनों की उपयोग होता है और इसमें निम्न प्रकार आते हैं। मतलब आपको बेचने के लिए आपको ज़्यादा कृषि क्षेत्र चाहिए पड़ेगा, पूंजी भी ज़्यादा चाहिए होगी और मशीनों की आवश्यकता भी होगी। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें अनाज की फसल वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का उदाहरण के लिए। इसमें दो प्रकार की खेती की जाती है, एक मिश्रित कृषि और एक होती है रोपड़ कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है? इसमें भूमि का उपयोग करके फसल उत्पादन और पशुपालन हेतु किया जाता है। तो भूमि में हम पशुपालन भी करेंगे, खेती भी करेंगे और अलग अलग अनाज उगाएंगे जिनमें ज़्यादा पैसे आते हैं। रोपड़ कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, कपास आदि पेड़ उगाए जाते हैं। तो रोपड़ कृषि में रोप के उगाए जाते हैं बड़े बड़े पेड़, तो ये रोपड़ कृषि होती है। अब आते हैं आधुनिक कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। पहले आती है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों के उपयोग एवं न्यूनतम प्रयोगों पर आधारित पर्यावरण अनुकूल कृषि होती है। इसमें हरित खाद, वर्मी कंपोस्ट और फसल चक्रण पर बल दिया जाता है। इसका जनक किनको माना जाता है? इनका जनक अल्बर्ट हार्वर्ड को। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या सिखा रही है? जैविक फार्मिंग। तो अल्बर्ट हार्वर्ड इसके जनक माने जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि जैविक कृषि करता है और 2016 से, जबकि लक्षद्वीप भारत का पहला जैविक कृषि वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य है सिक्किम। उत्तराखंड के मादकपुर गांव देश का पहला जैविक गांव बन गया है। तो कहाँ का है? उत्तराखंड का है मादकपुर गांव। यहाँ से मादक चीज़ें सब खत्म कर दी हैं, कीटनाशक खत्म कर दिए हैं, रसायन खत्म कर दिए हैं और क्या कर रहे हैं? ये जैविक खेती कर रहे हैं। और ये क्या है? मादकपुर गांव जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। जैविक खेती 2011 में लाई गई थी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जैविक खेती मंडला में की जाती है। तो देखिए जैविक खेती होती क्या है? इसमें रासायन का प्रयोग नहीं किया जाता और नेचुरल तरीके से खेती की जाती है, वर्मी कंपोस्ट, हरित खाद या फिर फसल चक्रण करके। अल्बर्ट हार्वर्ड इसके जनक माने जाते हैं। भारत में प्रथम है सिक्किम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और गांव आता है हमारा मादकपुर, उत्तराखंड। और मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति 2011 में आई थी। जुताई रहित कृषि, इसे नो टिल फार्मिंग कहा जाता है, जीरो टिलेज कृषि भी कहा जाता है। बिना जुताई की कृषि अर्थात भूमि को बिना जोते ही बार बार कई बार वर्षों तक फसल को उगाना क्या कहलाती है? जुताई रहित कृषि कहलाती है। ले कृषि, इसमें ले फार्मिंग या फिर अल्टरनेटिव हार्वेस्ट्री कहा जाता है। विभिन्न फसलों के फसल चक्र के मध्य 2 या 2 से अधिक वर्ष या चारागाह रखना ले कृषि कहलाता है और इसका मुख्य उद्देश्य मृदा उर्वरता को बढ़ाना है। मतलब हमने एक कृषि चक्र पूरा कर लिया, फिर हम क्या करेंगे? वो चारागाह के लिए छोड़ देंगे या फिर ऐसी परती छोड़ देंगे। तो क्या हो कहते हैं? ले कृषि। तो ले भैया, इसमें जो उगेगा वो सारे पशु खाएंगे। तो ले कृषि मतलब इसमें एक कृषि के बाद खेत को खुला छोड़ देना। मिश्रित कृषि, इसमें फसल उत्पादन के साथ इसमें पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि इको फार्मिंग, सतत विकास पर आधारित ऐसी कृषि जिसमें पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना कृषि की जाती है, उसे इको फार्मिंग कहा जाता है। ई एग्रीकल्चर, इंटरनेट के माध्यम से सूचना एवं तकनीक पर आधारित कृषि कहलाती है ई एग्रीकल्चर। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, इसमें फसलों में
खर्च को शून्य या न्यूनतम करने के उद्देश्य से देसी बीज, खाद, उपकरण की सहायता से प्राकृतिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसका प्रचलन मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है और इसको पहचान दिलाई थी सुभाष पालेकर ने। तो ये क्या है? शून्य बजट आधारित। इसमें हम क्या करते हैं? खर्च न्यूनतम करने के लिए देसी बीज, देसी उपकरण, खाद भी हम सब कुछ देसी उपयोग करते हैं और इसका प्रचलन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है और इसको मुख्य पहचान दिलाई थी सुभाष पालेकर ने। अब आते हैं कॉरपोरेट कृषि। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जाता है इसको, कॉरपोरेट कृषि को। इसमें कृषक एक समझौते के तहत किसी कंपनी के लिए उत्पादन का पालन करता है, कार्य करता है, तो कॉरपोरेट कृषि कहलाती है। शुष्क कृषि क्या होती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपलब्ध नमी की सहायता से कृषि करना शुष्क कृषि कहलाता है। इसमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कृषि होती है। सभी जगह इसे बरानी कृषि भी कहा जाता है। कुछ जगह है जहाँ पे बरानी कृषि कहा जाता है, जहाँ पर 75 से कम वर्षा होती, वहाँ पे बरानी खेती की जाती है। रानी है भैया, हम सूख गए, हम कोई खेती नहीं करेंगे, लेकिन करनी तो है, तो जितनी वहाँ पर नमी है उसके अकॉर्डिंग कृषि की जाती है, तो बरानी कृषि कहा जाता है। और यह मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र शुष्क कृषि क्षेत्र में के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। तो देखो, पहले आती है अपनी कौन सी? जैविक कृषि। रसायन का प्रयोग नहीं करते, जैविक चीज़ों का प्रयोग करते हैं। खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल चक्रण। इसके जनक हैं एडवर्ड हावर्ड और सिक्किम पहला राज्य बन गया है 2016 में। यूटी बन गया है लक्षद्वीप और मदकपुर गांव बन गया है पहला जैविक गांव। मध्य प्रदेश ने जैविक कृषि नीति 2011 में लागू की थी। फिर आती है जुताई रहित। इसमें जुताई नहीं की जाती और लगातार कई वर्षों तक वहाँ पे खेती की जाती है, तो नो टिल फार्मिंग। ली कृषि, एक कृषि निकालने के बाद या फिर एक चक्र पूरा करने के बाद 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए भूमि पड़ती छोड़ दी जाती है, चारागाह के लिए भी छोड़ सकते हैं, इसे ली कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि, फसल उत्पादन के साथ पशु उत्पादन भी करना। इको फार्मिंग मतलब पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना कृषि करना। ई एग्रीकल्चर, इंटरनेट के माध्यम से सूचना एवं तकनीक का आधार पर कृषि करना, ई एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आती है शून्य बजट प्राकृतिक कृषि। इसमें बजट कम रहता है, खर्च शून्य करने के लिए हम देसी बीज, खाद, उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो इसे शून्य बजट कृषि कहा जाता है। प्रचलन कहाँ पे है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और सुभाष पालेकर इसके प्रमुख पहचानकर्ता माने जाते हैं। अब आती है कॉरपोरेट कृषि। किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जाता है इसे। इसमें किसी कंपनी के साथ उत्पादन का कार्य करते हैं समझौते के अकॉर्डिंग। फिर आती है सहकारी कृषि। इसके अंतर्गत व्यक्ति आपस में मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि करते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? सहकारी कृषि कहा जाता है। 2-3 लोग मिल गए, उनने साथ में समझौता कर लिया, फिर क्या की कृषि की, तो या संगठन के बाद कृषि की, तो उसे कहा जाता है सहकारी कृषि। गहन सघन कृषि, छोटी जोत वाले किसान या खेतों में पूंजी और श्रम अधिक वक्त के जरिए कृषि करना गहन कृषि कहलाता है। इसमें मशीनों का न्यूनतम उपयोग किया जाता है। सामान्यतः 200% से अधिक सस्त गहनता वाला क्षेत्र गहन कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो सघन गहन क्षेत्र क्या होता है? छोटी जोत है, पूंजी और श्रम अधिक वक्त के जरिए कृषि करना, बहुत ज़्यादा इसमें मशीनों का प्रयोग ना करते हुए बहुत ज़्यादा उसमें खेती करना, बार बार, तो ये क्या कहलाती है? गहन या सघन कृषि कहलाती है। 200% से अधिक साक्ष गहनता वाले क्षेत्र गहन कृषि या सघन कृषि करते हैं। अब आते हैं रिले क्या है। इसमें बड़ी फसलों के नीचे अन्य फसलों को उगाना रिले कहलाता है। जैसे धान के खेत में मछली पालन करना, तो ये क्या होती है? रिले होती हैं। अब आते हैं कंटूर। यह समुच्च कृषि या फिर रेखीय कृषि होती है। उद्देश्य इसका मृदा कटाव है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए इसको बनाया जाता है और कृषि कार्य होता है। इसमें ढालू भूमि पर ढाल के विपरीत खेती की जाती है, तो कंटूर या फिर जो श्रेणीनुमा खेती होती है ना, श्रेणी कृषि भी इसे कहा जाता है। तो कंटूर क्या है? समुच्च
कृषि या फिर रेखीय कृषि करना, उद्देश्य मृदा अपरदन और मृदा कटाव को रोकना और खड़े खड़ी खेती करना। अब आती है ट्रक खेती या ट्रक कृषि। इसमें सब्जी, फल और फूलों की खेती करने की नवीन विधि होती है, जिसके में विशेष प्रकार के ट्रक का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार की खेती पर विशेष प्रचलन है। तो भैया हम ट्रक में जगह बना ली और ट्रक में ही खेती कर ली, फसलें फलों को उगा लिया, सब्जी उगा ली और जहाँ पर भी ज़रूरत है वहीं पर फल तोड़े और बेच दिए। तो ये क्या होती है, ट्रक कृषि कहलाती है। नेक्स्ट आता है स्काई कृषि। इसमें आसमानी कृषि भी कहा जाता है। उत्पादन क्या करते हैं, इसे बहुमंजिला इमारतों के ऊपर सब्जी और फलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, स्काई कृषि, मतलब हमने घरों की छत पर लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में इसको किया जाता है। पर्माकल्चर, इसमें कम भूमि पर अधिक उत्पादन और सतत कृषि का पारंपरिक तरीका पर्मा कृषि कहलाता है। तो पर्मा कृषि क्या है, कम भूमि पर अधिक उत्पादन और सतत कृषि का प्राकृतिक तरीके से कृषि करना पर्माकल्चर कहलाता है। समुद्री शैवाल कृषि, इसमें भोजन प्राप्ति एवं व्यावसायिक उद्देश्य से समुद्री शैवाल की खेती को करना क्या कहलाता है, समुद्र शैवाल कृषि कहलाता है। भारत में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में इसे किया जाता है समुद्री शैवाल कृषि। समुद्र से भोजन प्राप्त एवं व्यावसायिक उद्देश्य समुद्र के शैवालों की खेती करना समुद्री शैवाल कृषि कहलाता है। सिंचित कृषि क्या होती है, इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मुख्यतः सिंचाई पर आधारित कृषि होती है। इसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर और दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब आती है रेचिंग कृषि। जब कृषि भूमि पर प्राकृतिक वनस्पति को उगाकर विभिन्न प्रकार के पशु जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है, इसे रिचिंग कृषि कहा जाता है। मतलब हमने एक पूरी भूमि ली, उसमें हमने कुछ ऐसा उगाया जिसको हम अपनी भेड़ बकरियों को खिला सकते हैं, तो वो क्या होती है, रिचिंग कृषि होती है। और भारत के पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पर ये कृषि की जाती है। अब आता है कृषि वानिकी। फसल प्लस वृक्षारोपण प्लस पशुपालन, ये क्या होती है, कृषि वानिकी होती है। वन भी देख रहे हैं, पशुपालन भी देख रहे हैं, कृषि भी देख रहे हैं, तो कृषि वानिकी कहा जाता है। संरक्षण कृषि, इसमें मृदा की जैव विविधता को सुरक्षित बनाए रखने हेतु कार्मिक रूप से उत्पादित फसल प्रजाति का उपयोग संरक्षण कृषि कहलाता है। मृदा जैव विविधता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कार्मिक रूप से उत्पादित फसल प्रजाति का उपयोग संरक्षण कृषि कहलाता है। हरित खेती संरक्षण का उदाहरण क्या है, हरित खेती संरक्षण का उदाहरण है संरक्षण कृषि। अब आते हैं दियारा कृषि क्या है। दियारा कृषि है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसलों की प्राप्ति दियारा कृषि कहलाती है। कि पूरा बाढ़ का पानी निकल गया, अब हम उसमें खेती करेंगे, तो वो क्या है, दियारा। जल कृषि क्या कहलाती है, तो एक्वाकल्चर जलीय जीवों के पालन, संवर्धन और उपभोग को जल कृषि कहा जाता है। इसके अंतर्गत शैवाल, सींगा, मोती, शंख आदि की खेती आती है। जल कृषि के अंतर्गत कछुआ पालन भी सम्मिलित नहीं किया जाता, तो कछुआ पालन है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता। एक्वापोनिक्स, इसमें एक ही स्थान पर पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन की क्रिया करना एक्वापोनिक्स कहलाती है। मतलब पेड़ भी उगा रहे हैं और मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, तो एक्वापोनिक्स हो गया। मछलियों के अपशिष्ट से पौधों को पोषण का काम में होता है और भारत में इसकी शुरुआत गुरुग्राम में मानी जाती है। सूटकेस कृषि, सूटकेस कृषि क्या होती है, कनाडा, यूएस के क्षेत्रों में प्रचलित यह कृषि प्रणाली जिसमें किसान एवं कृषि फार्म अपने घर से दूर जाकर किराए पर जमीन लेकर कृषि कार्यों को संपन्न करते हैं, उन्हें सूटकेस कृषि कहा जाता है। इसका विस्तृत एवं व्यापक कृषि आती है दूसरी, यह बड़े जोत वाले खेतों पर यांत्रिक एवं वैज्ञानिक विधियों के करने को कृषि को क्या कहा जाता है, व्यापक कृषि या फिर विस्तृत कृषि कहा जाता है, व्यापक।
देखो सूटकेस कृषि क्या है, हमारे घर से दूर हमने कहीं पर जमीन किराए पर ले ली, फार्म किराए पर ले लिया, उसे क्या कहा जाता है, सूटकेस कृषि कहा जाता है। चलो कॉर्पोरेट कृषि क्या है, किसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्म पर फार्मिंग कहा जाता है, समझौता करके उन्हीं के लिए जो कंपनी को उत्पादन चाहिए उसका उत्पादन करना फार्मिंग कृषि या फिर कॉर्पोरेट कृषि कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाती है। सहकारी, दो या दो से अधिक लोग मिलकर व्यावसायिक संगठन बनाकर अपनी भूमि पर कृषि करते हैं, सहकारी कृषि। छोटे क्षेत्र बहुत ज़्यादा सघन खेती करना सघन कृषि कहलाता है और जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पर इसको किया जाता है। अब आती है रेले कृषि। इसमें रेले बड़ी फसल के नीचे छोटे छोटे अन्य फसलों को उगाना रेले कृषि कहलाता है। कंटूर में क्या होता है, इसमें रेखीय कृषि ये समुच्चय कृषि कहा जाता है। मृदा अपरदन को, कटाव को रोकने के लिए जो श्रेणीनुमा खेत होते हैं भूमि के ढलान के विपरीत इनको किया जाता है। ट्रक कृषि, ट्रक में फल सब्जियों की खेती करना ट्रक कृषि कहलाता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। स्काई कृषि क्या होती है, तो आसमानी कृषि भी कहा जाता है। अपनी बड़ी बड़ी मंजिलों के ऊपर, इमारतों के ऊपर इसको उगाना स्काई कृषि कहलाता है, फसल सब्जी उगाना। फिर आती है फार्माकल्चर। इसमें कम भूमि पर अधिक उत्पादन एवं सतत कृषि की पारंपरिक तरीका फार्माकल्चर कहलाता है। समुद्री शैवाल कृषि में क्या होता है, इसमें भोजन, सब्जी प्राप्ति एवं व्यावसायिक उद्देश्य से समुद्री शैवाल की कृषि को करना समुद्री शैवाल कृषि कहलाता है। सिंचित कृषि, इसमें क्या होता है, सिंचाई पर आधारित कृषि जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर एवं दक्षिण तमिलनाडु में ये संचित कृषि की जाती है, सिंचित कृषि। अब आती है रिचिंग। मुख्यतः ऐसी कृषि जो कि जानवरों के लिए की जाती है उसे रिचिंग कृषि कहा जाता है। कृषि वानिकी में क्या होते हैं, कृषि पालन, पशुपालन और हम वृक्षारोपण पर ध्यान देते हैं। संरक्षण कृषि, इसमें हम जैव विविधता को सुरक्षित बनाए रखते हुए कार्मिक रूप से उत्पादित फसल प्रजाति क्या कहलाती है, संरक्षण कृषि कहलाती है। हरित कृषि, संरक्षण इसी के ही उदाहरण है। अब आती है दियारा। जब बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से बाढ़ का पानी चला जाता है उस पर खेती करना दियारा कहलाता है। HDCW18 संरक्षण खेती हेतु गेहूं की प्रथम देसी किस्म है, तो क्या है HDCW18, जहाँ पे संरक्षित होंगे तो वहाँ पे इसको इस वाले गेहूं को उगाया जाएगा। कृषि के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं, पहले आती है एपीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन करने की प्रक्रिया, मधुमक्खी और मोम पालन का कार्य क्या कहलाता है, पिसीकल्चर कहलाता है। ओब्रिकल्चर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष झाड़ियों की कृषि जिनके संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल होता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, इसमें व्यावसायिक स्तर के लिए फूलों की कृषि करना। हॉर्टिकल्चर, व्यावसायिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन करना। हॉर्टिकल्चर, सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़े एवं खच्चरों का व्यावसायिक स्तर पर काम करना, या उनका उपयोग करना या पालन करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो हॉर्सी मतलब हॉर्स का कल्चर, हॉर्टिकल्चर। फिर आते हैं मैरीकल्चर। इस व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र जीवों के उत्पादन को मैरीकल्चर कहा जाता है। ओलेरिकल्चर, जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां क्या कहलाती हैं, ओलेरिकल्चर कहलाती हैं। पिसीकल्चर, यह व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली एक मछली पालन होता है। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित होता है। सेरीकल्चर, इसमें क्या होता है, व्यावसायिक स्तर पर की जाने वाली रेशम पालन की प्रक्रिया को जिसे बहुआयत पर कृषि की जाती है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण और संवर्धन से कृषि करना। पिसीकल्चर, मछलियों के पालन से संबंधित है। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन से संबंधित जो कि व्यावसायिक स्तर पर हो रहे हैं या फिर व्यापारिक स्तर के लिए कर रहे हैं। वेजिकल्चर, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की जाने वाली वृक्षों की आदिम कृषि को
बेजी कृषि कहा जाता था। बहुत बिजी रहते थे, नॉर्मल तरीके से पारंपरिक तरीके से करते थे। आदिवासी आदिम कृषि है तो बेजी कृषि कहा जाता है। फिर आती है ओलिवी ओलिवी कल्चर। इसमें व्यावसायिक स्तर पर जैतून की खेती। तो ऑलिव तो ऑलिव कल्चर तो ओलिवी कल्चर भी कहा जाता है इसको। अब आता है वर्मी कंपोस्ट, केचुए पालन करना, वो भी व्यावसायिक स्तर के लिए। मोरी कल्चर तो रेशम कीट अन्न व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? मोरी कल्चर कहलाती है। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। देखो पहली आती है एपीकल्चर, तो मधुमक्खियों की पालन व्यापारिक स्तर के लिए। आवरिकल्चर तो झाड़ियों का, छोटे छोटे से वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन करना आवरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर फलों का व्यापारिक रूप से कृषि करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फिर आते हैं हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या होता है? बागवानी और फलों को उगाया जाता है व्यापार के लिए। हार्सिकल्चर तो यातायात के लिए, सामान ढोने के लिए हॉर्स और खच्चरों का उत्पादन करना, उनका पालन करना हॉर्सिकल्चर आता है। मैरीकल्चर समुद्र के नीचे समुद्र जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया मैरीकल्चर कहलाती है। ओलेरिकल्चर तो इसमें सब्जियों और कृषियों को व्यापारिक रूप से जमीन पर उगाया जाता है। पिसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। सेरीकल्चर इसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है, शहतूत के वृक्षों पर की जाती है इसकी खेती। विटिकल्चर अंगूरों का उत्पादन करना व्यापारिक रूप से। वेजिकल्चर आदिम जनजाति के द्वारा आदिम कृषि को वेजी कृषि कहा जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के आदि मानव करते थे। ओलिवर कल्चर तो इसमें जैतून की कृषि को कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ उत्पादन की प्रक्रिया को। और मैरीकल्चर यह रेशम कीट हेतु व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली शहतूत की खेती मोरी कल्चर कहलाती है। फसलों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, विशेष उपयोग के आधार पर और आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को कितने वर्गीकरण किया गया है? 4 भागों में। एक जीवन चक्र के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, विशेष उपयोग के आधार पर और आर्थिक महत्व के आधार पर। जीवन चक्र के आधार क्या होते हैं? 1 वर्षीय फसल होती है, 2 वर्षीय फसल होती है और बहुवर्षीय फसल होती है। तो 1 वर्षीय फसल के अंतर्गत आते हैं जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेती हैं, जैसे कि गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये इनको 1 वर्षीय फसलें कहा जाता है जीवन चक्र के आधार पर। फिर आती हैं 2 वर्षीय फसलें, ये वे फसलें होती हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करती हैं, जैसे कि चुकंदर 2 वर्षों तक लगा रहता है। बहुवर्षीय फसलें, ये वे फसलें होती हैं जो अपना जीवन 2 वर्ष से अधिक समय में पूरा करती हैं, इन्हें बहुवर्षीय फसलें कहा जाता है, जैसे गन्ना, दलहन, ये बहुवर्षीय फसलें आती हैं। अब आते हैं ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और इन्हें उच्च तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, उड़द, ये सब क्या होती हैं? ये खरीफ की फसल होती है, मतलब जो जून जुलाई के टाइम पे बोई जाती हैं। तो पहले आते हैं खनखनाने वाला अपना धान, फिर मक्का, फिर बाजरा, ज्वार। कपास में क्या होता है? अपन कपड़े में रख के कोई चीज़ खनखनाते हैं ना, मूंगफली को पकड़ो तो खर की आवाज़ आती है। उड़द, तो ये सब क्या है? खरीफ की फसलें आती हैं। अब आती है रबी की फसल। ये वे फसलें होती हैं जो अंकुरण और प्रारंभिक वृद्धि में कम समय, मतलब कम और पकने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें टेम्परेचर अलग अलग चाहिए होता है, मतलब जो इनका अंकुरण हो रहा है या प्रारंभिक वृद्धि हो रही है तो कम तापमान चाहिए है, लेकिन उनको पकने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो इनको अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बोया जाता है। और ये कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं, जौ, जई, चना, मक्का, मसूर, लाही, सरसों, बरसीम और आलू, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं, मतलब रबी की फसलें हैं। कौन कौन सी? गेहूं, जौ, जाई, चना, मक्का, मसूर, लाही, सरसों और बरसीम और आलू, ये सब रबी की फसलें हैं। फिर आती हैं जायद की फसलें। इनके मुख्य अधिक तापमान और अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, मतलब तापमान भी उच्च चाहिए है और प्रकाश भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इनकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है। इसमें आती है खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, ये और सभी प्रकार की ककड़ी, मतलब सब्जियां जायद की फसलें कहलाती हैं। अब आती हैं विशेष प्रकार या विशेष
उपयोग के आधार पर। नकदी फसलें, अंतर्वर्ती फसलें और हरी खाद्य फसलें, इनका क्या होता है, विशेष उपयोग के आधार पर। मतलब नकदी फसलें मतलब हम इनको बेचने के लिए, तो इन्हें बेचकर किसान अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, धन कमाता है, तो ये नकदी फसलें हो गई, जैसे कि आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू। फिर आती हैं अंतर्वित्तीय फसलें, ये दो फसलों के बीच खाली समय में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, जैसे कि मूंग और जीरा। ये क्या होती है, दो फसलें आनी हैं, इनके पहले जो कुछ समय बचा हुआ है तो इसमें हम इनको लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, अंतर्वर्तीय फसलें कहलाती हैं। फिर आती है हरी खाद्य फसलें, ये क्या होती हैं, मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए इन फसलों को उगाया कर जमीन में दबा दिया जाता है, जैसे कि सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, मोट और बरसीम। ये क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाना है जमीन में, तो हम इनको उगाएंगे और उन्हीं में उन दबा देंगे तो कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएंगे, तो ये क्या कहलाती हैं, हरी खाद्य फसलें कहलाती हैं। सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ और बरसीम। अब आते हैं कीट आकर्षक क्या होते हैं, तो मुख्य फसलों को कीट से बचाने के लिए उनके चारों ओर लगाई जाने वाली फसलें, जैसे कपास के खेतों के चारों ओर भिंडी की फसल लगाई जाती है और लाल कीटों से बचाने के लिए लगाई जाती है। तो कपास को यदि बचाना है तो आजू बाजू क्या लगाया जाता है, भिंडी लगा दी जाती है, तो वो कीट कपास को ना खाकर इनको खाना पसंद करते हैं। फिर फसलें, इस वर्ग में फसलें भूमि को अवांछित करके अपर्दन से बचाती हैं, जैसे कि मूंग, उड़द, लोबिया। ये क्या होती हैं, ये आच्छादित नहीं करती, उनका क्षरण नहीं करती और उनको अपर्दन से बचा के रखती हैं मिट्टी को। अब आती हैं आर्थिक महत्व के आधार पर, तो धान्य फसलें या अनाज की फसलें, इन फसलों के दाने अनाज के रूप में खाने के काम में आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, धान्य फसलें या फिर अनाज फसलें कहा जाता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा। अब आती है नेक्स्ट दलहनी फसलें। इन फसलों में बीजों का मुख्य रूप से प्रोटीन के लिए स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, तो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि मूंग, उड़द, चना, मसूर और सरसों। ये सब क्या है, प्रोटीन के लिए फसलें हैं मुख्य रूप से। तिलहनी फसलें, इन फसलों के बीजों में तेल की प्राप्ति होती है, तिलहनी फसलें तेल प्राप्त होगा इनसे, जैसे सरसों, राई, तोरी, सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी, कुसुम, अलसी, सोयाबीन, तिल। ये सब क्या होती है, तिलहनी फसलें होती हैं। रेशेदार फसलें, इन फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कि कपड़ा, बोरे, टाट, रस्सी बनाने के लिए काम में आते हैं। तो इसके लिए मुख्य फसलें कौन कौन सी हो जाती हैं, कपास, जूट, पटसन और सनई। ये सब क्या होती है, रेशेदार फसलें होती हैं। चारे की फसलें, इन फसलों से पशु के लिए चारा प्राप्त होता है, जैसे बाजरा, कुल्थी, ज्वार, मोविया, सौठ, मक्का, बरसीम, जाई, नेपियर घास, गिनी घास और सेजी। ये सब क्या होती हैं, फसलों के प्रकार हैं जो कि चारे बनाने के उपयोग में आते हैं। तो चारे के लिए कौन कौन सी होती हैं, फसलों से पशु के लिए चारा प्राप्त होता है, जैसे बाजरा, कुल्थी, ज्वार, लोबिया, सौठ, मक्का, बरसीम, जाई, नेपियर घास, गिनी घास, सेजी आदि। अब आती हैं सरकरा फसलें। इन फसलों से सरकरा की प्राप्ति होती है, जैसे कि चुकंदर और गन्ना, हमें इससे शक्कर मिलती हैं। जड़ और कंद वाली फसलें, इनके रूपांतरण जड़ों और तनों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आलू, शकरकंद, चुकंदर, मूली और गाजर। ये सब क्या होती हैं, जड़ या कंद वाली फसलें होती हैं। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। पहले आते हैं, हमने इनको जीवन चक्र के आधार पर बांटा था, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। फिर आती है ऋतु कैद पर, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ मतलब जून जुलाई में बोई जाएंगी, तो कम तापमान मतलब उच्च तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसमें मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, उड़द आती हैं। रबी की फसल को अंकुरण के समय कम तापमान की और पकने के समय ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। गेहूं, जौ, जई, चना, मक्का, मसूर, लाही, सरसों, बसीम, आलू बोए जाते हैं। फिर आती है जायद फसलें। इनमें अधिक तापमान और अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इनको बोने के लिए फरवरी और मार्च का समय लगता है। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी और कई प्रकार की सब्जियां प्रयोग की जाती हैं। विशेष प्रकार के आधार पर नकदी फसलें, अंतर्वर्ती फसलें और हरी खाद्य फसलें, इनसे बेचकर जो नकदी फसलें होती हैं किसान धन कमाता है इनको बेचकर, जैसे कि आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू। अंतर्वर्ती फसलें क्या होती हैं, 2 फसलों के बीच में जो समय बचता है उसमें कोई उगाई जाने वाली फसल, जैसे कि मूंग और जीरा। ये क्या होती है, अंतर्वर्ती फसलें होती हैं। हरी खाद्य फसलें मतलब कार्बनिक पदार्थों को मृदा में बढ़ाने के लिए इनको उगाया जाता है और इनको वहीं दबा दिया जाता है। सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ और बरसीम।
अब आते हैं कीट आकर्षक क्या होते हैं। तो अपनी मुख्य फसल को बचाने के लिए आजू बाजू कुछ ऐसे फल लगा मतलब सब्जियां लगा दी जाती हैं जिनको कीड़े खाना पसंद करते हैं, तो जिससे अपनी मुख्य फसल बच जाती है, तो वो होता है कीट आकर्षक। आर्थिक महत्व के आधार पर धान्य फसलें होती हैं, तो इनको अपन खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि गन्ना नहीं, धान, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा। दलहनी फसलें प्रोटीन के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं, मूंग, उड़द, चना, मसूर, सरसों। तिलहनी फसलें तेल के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे सरसों, राई, तोरी, सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी, कुसुम, अलसी, सरसों, तिल। रेशेदार फसलें, इसमें रेशे प्राप्त होते हैं, इनसे हम बोरा, टाट, रस्सा, कपड़ा आदि बना सकते हैं। फिर आती हैं कपास, जूट, पटसन, सनई, ये सब रेशेदार फसलें होती हैं। चारे की फसलें, इन फसलों से पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है, जैसे कि बाजरा, कुल्थी, ज्वार, लोबिया, सौंठ, मक्का, बरसीम, जई, नेपियर घास, गिनी घास और सेजी। शर्करा फसलें, इनसे हम शर्करा प्राप्त करते हैं, जैसे चुकंदर और गन्ना। जड़ फसलें, इनको हम बेचकर इनका रूपांतरण जड़ा चना से रूपांतरण कर होती हैं, उनको हम बेचकर खाकर काम चलाते हैं। तो ये आती हैं आलू, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, मूली इत्यादि। अब आती हैं कुछ मुख्य फसलें। पहला आता है धान, जिसको कहा जाता है चावल। इसका परिचय है, इसको गैमिनेशी कुल का धान्य फसल है या फिर खाद्यान्न फसल है। किसकी है? गैमिनेशी। जिस दिन चावल नहीं बनते उस दिन क्या होता है, घर में गम का माहौल हो जाता है, तो गैमिनेशी, तो गम का माहौल सब लोग फील करते हैं, तो गैमिनेशी आ जाता है। तो धान क्या है? गैमिनेशी कुल का पौधा है। और ओराइजा सटाइजा इसका वैज्ञानिक नाम है। ओराइजा सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्पत्ति कहाँ पर होती है? दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई है। भौगोलिक दशाएं देखा जाए तो इसके लिए आर्द्र उष्ण जलवायु और उच्च तापमान की, जैसे कि 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा चावल खाया जाता है। उड़ीसा चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, मछली और चावल। तो इसमें क्या है, चावल वहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, आर्द्रता ज़्यादा है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास आर्द्रता भी ज़्यादा है। पर्याप्त वर्षा भले नहीं होती, लेकिन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। तो पर्याप्त वर्षा कितनी चाहिए होती है इनको? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। उपजाऊ जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु और उच्च तापमान, जैसे कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। स्वरूप क्या होता है? खरीफ की फसल है, लेकिन इसको जलवायु अनुकूलता के आधार पर कभी भी लगाया जा सकता है। लगेगी तो ये खरीफ में, लेकिन यदि आपके यहाँ टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग है तो आप कभी भी लगा सकते हो। किसमें कौन कौन सी होती हैं? लूनी, श्री, रोहिणी, पूषा 33, कृष्णा, कावेरी, अन्नपूर्णा, बहादुर शाह, हंसा, माही सुगंधा, पूषा सुगंधा, साकेत, वरानी द्वीप, बासमती जो कि पंजाबी है, रत्ना, रंजीत सब, शुष्क सम्राट, करुणा, पूसा बासमती, गंगा, सुरुचि, पोकली, केरल, GR8, नरेंद्र शंकर और लाल मती। ये सब क्या हैं? हमारी धान की प्रमुख फसलें हैं। धान का खैरा रोग जस्ते के कारण होता है, मतलब इतना बिल्कुल जस्ता के कारण क्या हो जाता है, इसमें खैरा रोग होता है, खैरा खैरा हो जाता है। UNO ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। तो कब मनाया था? 2004 को मनाया था चावल वर्ष के रूप में UNO ने। भारतीय बासमती चावल को GI टैग मिला हुआ है। अब आते हैं मुख्य खाद्यान्न की 3 प्रमुख विधियां प्रचलित हैं। जो धान उत्पादन है ना, उसके लिए मुख्यतः 3 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली आती है दापोंग विधि। इसमें ये यहाँ पर फिलीपींस में, तो भैया इसको फिल करके दापोंग दबा देते हैं, दापोंग। तो फिलीपींस, जापान, भारत में इसकी विधि कौन सी है? दापोंग। चावल को उठाया, दबाया और दबा दिया, दापोंग। फिर आती है श्री विधि मेडागास्कर में। कहाँ पर होती है? श्री विधि मेडागास्कर, श्री विधि मेडागास्कर। और ट्रांसप्लांटिंग विधि की जाती है। कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, तो पहले हम उसकी श्री विधि करेंगे, तभी तो हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो श्री विधि, ट्रांसप्लांटेशन एंड दापोंग विधि, 4 मतलब 3 इसकी होती है। अब आता है गोल्डन राइस। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा गोल्डन राइस में होती है। पूषा RH10 भारत द्वारा विकसित विश्व का प्रथम संकर बासमती चावल था। कौन था? RH10, पूषा RH10। इसको भारत के द्वारा विकसित किया गया था और प्रथम संकर बासमती चावल था। लूना श्री, ये क्या है? केंद्रीय
धान अनुसंधान संगठन कटक के द्वारा इसको विकसित किया गया था और उच्च उपज देने वाली किस्म है। तो लूनी क्या है भैया, लेनी है भाई, लेनी है, लूनी चावल लेनी है। तो लूनी श्री बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ये उसकी उपज बहुत ज़्यादा है, तो हर किसान इसको लगाना पसंद करता है। तो देखो गैमिनेशी कुल्गा है, ओराइजा सटाइवा इसका नाम है, दक्षिण पूर्व में लगाया जाता है, उच्च ताप आर्द्रता की आवश्यकता होती है, पर्याप्त वर्षा चाहिए होती है और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में लग जाती है। इसकी कौन है, अंगमारी और वाइट और खैरा रोग इसमें हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंगमारी, वाइट और खैरा रोग हो जाते हैं। लूनीश्री, रोहिणी, पूषा 33, कावेरी, कृष्णा, अन्नपूर्णा, बहादुर, हंस सब। माही, सुगंधा, पूषा सुगंधा, साकेत, वरानी द्वीप, बासमती, रत्ना, रंजीत सब। शुष्क सम्राट, करुणा, बासमती, गंगा, सुरुचि, पोकली, GR8, नरेंद्र शंकर, ये सब इसकी हैं। फिर आती हैं जिंक से, जिंक की कमी से हो जाता है धान में खैरा रोग और UNO ने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय चावल दिवस मनाया है। बासमती को GI टैग मिल गया है। इसकी 3 प्रजाति मतलब 3 विधियां होती हैं। पहली होती है दपोंग जो कि फिलीपींस, जापान, भारत में अपनाई जाती है और एक होती है श्री विधि जो कि सिर्फ मेडागास्कर में डर डर के उसने अपना ली। तीसरी होती है ट्रांसप्लांटिंग जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब आती है हमारी गेहूँ। गेहूँ यह ग्रेमिनी कुल का खाद्यान्न फसल है जो कि रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो क्या है भैया, ग्राम ग्राम में खाना पड़ता है। गाय से गेहूँ, गाय से ग्रेमिनी कुल की खाद्यान्न फसल है, रबी की फसल कहलाती है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, टिटिकम एसटाइवम, टिटिकम एसटाइवम। इसके लिए अनुकूलिक भौतिक दशाएं क्या होती हैं, शीतोष्ण जलवायु, निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की शीतकालीन वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा इसके लिए काफ़ी होती है। उत्पत्ति कहाँ पर हुई है इसकी, मध्य एशिया में हुई है। किसमें कौन सी है, तो भैया गेहूँ क्या करता है, सबका कल्याण करता है, कंचन जैसा होता है। कंचन, गिरिजा, सोनालिका, पूषा विशेष, मालवा क्रांति, मालवा में सबसे ज्यादा होता है, भवानी, सुजाता, चंद्रिका, बंगला, नरेंद्र, DWB14, पूषा किरण, नीलगिरी, खपली, शर्वती, लोकमन और UP 308, कल्याण सोना, मकरोनी, राज 3007 और सेल्जा, ये सब क्या है, गेहूं की किस्में हैं। टिटिकम एसटाइवन को नरम गेहूं भी कहा जाता है। तो टिटिकम एसटाइवन को क्या कहा जाता है, नरम गेहूं भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रजाति है। टिटिकम दूरम को सख्त गेहूं कहा जाता है, दूर का है तो सख्त तो होगा, तो सख्त गेहूं कहा जाता है या फिर मकरोनी गेहूं भी कहा जाता है। यह शुष्क परिस्थितियों हेतु उपयुक्त है और इससे सेमोलिना, सूजी, रवा और पास्ता बनाया जाता है। पास्ता किससे बनता है, मैक्रोनी गेहूं से बनता है या सख्त गेहूं से बनता है, इसलिए इससे बनने वाली जितनी भी चीज़ें होती है वो सख्त हो जाती है। जैसे कि सोनीला, इससे क्या बनाते हैं, सोनीला बनाते हैं, मतलब से सूजी, एला और पोस्ता बनाया जाता है। टिटिकम डोकोकम को इमर गेहूं भी कहा जाता है। इमर, दो काम कर दो तो भैया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो दो काम इमर, तो गेहूं भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उगाया जाता है। अब आते हैं गेहूं के रोग। तो पहले होता है रस्ट रोग, क्योंकि गेहूं में बहुत सारी होती है डस्ट, तो हो जाती है रस्ट और वो भी कवक जनित होती हैं। करनाल वट होती हैं, कवक जनित होती हैं। और सेहू, ये आई क्लॉक रोग हो जाता है। तो हम पहले देख रहे हैं गेहूं के कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो पहले आती है सटाइवम है, बिल्कुल सरक जाता है, तो बिल्कुल एकदम नरम सा गेहूं है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला है। और टेकम दूरम, तो दूर का है तो सख्त होगा, इससे सूजी, मकरोनी और पास्ता वगैरह बनाया जाता है। मकरोनी गेहूं भी इसको कहा जाता है। फिर आता है डिडोकम, टिटिकम डिडोकम, इसमें इमर गेहूं भी कहा जाता है और यह दक्षिण भारत में मुख्य रूप से उगाया जाता है। गेहूं के रोग कौन कौन से होते हैं, पहले होता है रस्ट रोग, करनाल वट रोग और तीसरा है सेहू रोग। अब आते हैं अन्य तथ्य गेहूं के, पहले ये देखते हैं। टिटिकल, तो ये क्या है, राई और गेहूं के मध्य कांस से विकसित की गई है। तो टिटिकल क्या है भैया, ना ही गेहूं है ना ही राई और गेहूं के मध्य एक क्रॉस से इसको विकसित किया गया है टिटिकल। सोनेरा
64 इससे प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया गया है। किससे प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा सोनेरा को विकसित किया गया है। पूसा बेकर, इसको बिस्किट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है पूसा बेकर को। और मकरोनी ये आसंचित क्षेत्र हेतु गेहूं की किस्म होती है। आसंचित क्षेत्रों हेतु गेहूं की किस्म होती है। पहले आता है टिटिकल, टेंटेफिस, तो ना गेहूं रही ना राई रही। राई छोटी होती है, गेहूं थोड़ा बड़ा होता है, दोनों के बीच ये क्रॉस विकृत है। सोनेरा, तो सोनेरा यहाँ वहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो सोनेरा प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया गया है। पूसा बेकर, पूसा बेकर क्या है, बेकरी में काम आता है, तो बिस्किट बनाने में पूसा बेकर का प्रयोग किया जाता है। मकरोनी आसंचित क्षेत्रों में गेहूं की किस्म है, जहाँ पे आसंचित क्षेत्र है वहाँ पे इसको उगाया जाता है। अब आते हैं गेहूं के अन्य तथ्य। गेहूंसा फेलेरिस माइनर गेहूं का एक खरपतवार है जिसे गेहूं का मामा कहा जाता है। तो गेहूंसा तो गेहूं के जैसा होता है, बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है। फ्लेरिस माइनर है यह एक प्रकार की खरपतवार है और इसे गेहूं का मामा कहा जाता है। ग्रीन्स, बोनासीत गेहूं का उदाहरण है। बोनासीत गेहूं का उदाहरण है ग्रीन्स। आइसोप्यूट्रॉन, आइसोप्यूट्रॉन प्रोनोक्स प्राय गेहूं से खरपतवार नासी है। ये क्या है, आइसोप्यूट्रॉन और पिनॉक्स प्राय गेहूं के खरपतवार नासी है। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन होता है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है, गेहूं की अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा, हरा हरा गेहूं होता है तो हरियाणा में इसको बनाया गया है। ग्रेन क्या है, ये एक बोनासीत गेहूं है ग्रेन। और गेहूंसा गेहूं का मामा कहा जाता है। आइसोप्यूट्रॉन पिनॉक्सफाई ये गेहूं की खरपतवार नासी है। मक्का रोग, ये मक्का ये भी गेमिनेशी कुल का ही, ये मोटा खाद्यान्न एवं चारा खाद्यान्न है। चारा ही बनता है और खाद्यान्न भी बनता है इससे। इसका वनस्पतिक नाम होता है जियामीज। क्या होता है, जियामीज। मक्का खाओ और हो जाओ, मक्का जाओ और जियो खूब मीज, तो मियाँ मीज, जियामीज। एल्कोहलिक पेय एवं बायोडीजल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एल्कोहलिक पदार्थ बनाने में मक्का का और बायोडीजल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रोग कौन कौन से होते हैं, व्हाइट बर्ड हो जाता है जिनकी कमी से तुलिशिता रोग हो जाता है, तुलिशिता रोग हो जाता है, वो भी इसी से तोल तोल के देते हैं। इतना ज़्यादा महंगा आता है मक्का के, तोल तोल के देते हैं। तुलिशिता रोग और व्हाइट बर्ड रोग हो जाता है इसमें, जो भी जिनकी कमी से। इसके उपनाम देखो तो खाद्यान्नों की रानी कहा जाता है मक्का को। पुर्तगालों द्वारा इसे भारत में लाया गया था। यह रबी, खरीफ और जायद की फसल तीनों प्रकार की है। मक्का का पौधा C4 उभयलिंगी होता है जिसमें परागण पर परागण होता है। किसका है, C4 उभयलिंगी पौधा है। C4 उभयलिंगी पौधा है जिसमें पर परागण होता है। मक्के के प्रोटीन को जैन कहा जाता है और नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए उत्पादन हेतु जरूरी होती है। मक्के की किस्म कौन कौन सी हैं, तो मक्के को खाने से आता है प्रताप, ढक्कन में बोया जाता है। अली, विवेक, अंबर, सरताज, आपके सर का ताज, मक्का सरताज। तो प्रताप, ढक्कन, अली, विवेक, अंबर, सरताज। हिमालय, कामधेनु, विक्रम, रंजीत, रतनपूसा और तरण, ये सब क्या है, मक्का की फसलें हैं। गंगा 511, गंगा सफेद, शक्तिमान 1-2, किसान, कंपोजिस्ट 3-4 और नवीन, ये सब क्या है, मक्का की किस्में हैं। स्वीट कॉर्न, इस खाने में उपयोग आने वाला मक्का है स्वीट कॉर्न। बेबी कॉर्न, मक्के को जब निकलने के 2 से 4-5 दिन के बाद ये अंदर को काट लिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, बेबी कॉर्न कहा जाता है। मतलब 4-5 दिन के अंदर ये इसको काट लेंगे। फील्ड कॉर्न क्या होता है, यह एक खास प्रकार का पॉपकॉर्न होता है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दिल्ली में है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हरियाणा में। धान अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में और मक्का अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। चलिए हम जिनको मक्का को फिर से पढ़ते हैं। गेमिनेशी कुल का है, मोटा खाद्यान्न है, जियामीज जिसको कहा जाता है। इसे बायोडीजल एल्कोहलिक पदार्थ बनाए जाते हैं। वाइट बर्ड रोग हो जाता है जिनकी कमी से। तुली शुत्ता रोग भी हो जाता है। इसको अन्नों की रानी कहा जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। रबी, खरीफ, जायद में तब में बोया जाता है। C4
उभयलिंगी पौधा है, इसमें पर परागण होता है। मक्का के प्रोटीन को जैन कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी में इसकी उत्पादन हेतु जरूरी होती है। इसमें प्रताप, दक्कन, पूषा, अली, विवेक, अंबर, सरताज होता है। हिमालय, कामधेनु, विवेक, रंजीत, रतन, पूषा, तरण, गंगा 511, गंगा सफेद, शक्तिमान 1-2, किसान, कंपोजिस्ट 2-3 और नवीन इसकी प्रमुख किस्में हैं। स्वीट कॉर्न क्या होता है? खाने के लिए उपयोग होता है। बेबी कॉर्न क्या होता है? 2-4-5 दिन के अंदर ही इसको काट लिया जाता है। और अब आता है फील्ड कॉर्न, ये स्पेशल कॉर्न होता है जिसे पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। अब आता है कंदन, मिलेट्स कहा जाता है। कंदन को क्या कहा जाता है? मिलेट्स। यह एक उच्च पोषक युक्त आहार होता है मिलेट्स। कंदन वर्ग में सम्मिलित मुख्य अनाज क्या होते हैं? मिलेट्स अकेला नहीं होता, 2-3 को साथ में लेकर आता है, मिलजुल कर आता है। तो मिलेट फिंगर मिलेट कहा जाता है। इसे हिंदी में महुआ या फिर कर्नाटक में रागी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम की समृद्धता होती है। तो महुआ या फिर कर्नाटक में इसको क्या कहा जाता है? रागी कहा जाता है फिंगर मिलेट को। इसमें होता है सेरेगम मिलेट, वर्याट मिलेट और पर्ल मिलेट। तो सेरेगम सारे गम हो जाएंगे दूर जब हो जाएगा तुम्हारा वार, तो ज्वार। वार में क्या हो जाते हैं? बहुत सारे गम खत्म हो जाते हैं, या फिर हारोगे या जीतोगे तो सारे गम मिलेट कौन सा है? ज्वार है। फिर आते हैं वर्ण याट। तो याट में वर्ण हो गया, तो कैसे? अंगूला से हो गया ना, अंगारों से वर्ण हो गया, तो वर्ण याट मिलेट अंगूरा। पर्ल मिलेट में क्या होता है? बाजार में मिलता है पर्ल, तो बाजरा, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा। पर्ल मिलेट बाजरा, इसमें अनाजों की सबसे अधिक सूखा रखने की क्षमता पाई जाती है। जो बाजरा या फिर पर्ल मिलेट होता है, यह अनाजों को सबसे ज़्यादा सूखा रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनाजों में सबसे ज़्यादा खनिज लवण की मात्रा बाजरा में ही होती है। ज़्यादातर खनिज कहाँ होते हैं? बाजरा में होते हैं। हरित बाली, इसमें रोग कौन सा होता है? हरित बाली हो जाती है, या फिर अगट रोग हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अगट रोग हो जाते हैं। अगट रोग। किस्म कौन सी है? पूसा, कंपोजिस्ट 701, RH-V127। विश्व में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन ही होता है। भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादक है बाजरे का। मक्का और बाजरे के तना छेदक कीटों का नियंत्रण इंडोसल्फान से किया जाता है। बेचारे मक्का और इनके तने पोले होते हैं, छेद हो जाता है उनमें, तो इनसे सफ़र करता है, तो इनसे सल्फोन से इनको नियंत्रित किया जाता है कीटों को। सल्फोन। मक्का को फिर से देखें। अरे मिलेट को देखते हैं। मिलेट क्या है? उच्च पोषक युक्त आहार है। इसमें कंदन युग वर्ग में रखा जाता है। इसमें फिंगर मिलेट भी कहा जाता है, हिंदी में इसको महुआ, और कर्नाटक में इसको रागी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। इसमें मुख्यतः 3 फेमस है। सरेगम, इसमें ज्वार होता है। बार्नयार्ड, इसमें अंगूरा होता है। और पर्ल मिलेट, इसमें बाजरा होता है। इन मक्का और बाजरे के जो तने होते हैं वह छेदक को नियंत्रण करने के लिए एंडोसल्फान इसमें प्रयोग किया जाता है। पर्ल मिलेट क्या होता है? बाजरा सबसे ज़्यादा सूखा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इसमें रोग हो जाता है, हरित बाली हो जाती है और आर्गन रोग हो जाता है। पूसा कंपोजिस्ट 701, RH-V127। और भारत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बाजरा है भारत का। दलहनी फसलें लेग्यूमिनस फैमिली से संबंधित है। इसमें बीज खाने योग्य होते हैं। दलहनी फसलें वर्ग के अंतर्गत आता है। AFO के अनुसार दलहनी फसल वर्ग 11 पौधे होते हैं। इसमें सेम, मटर, चना, मसूर, लेटिन, लुपिन आदि प्रमुख हैं। तो 11 पौधे कौन कौन से होते हैं? सेम, मक्का, चना, मसूर, लिटिन, लुपिन इसके प्रमुख हैं। लेग्यूमिनेसी परिवार पादप जगत का तीसरा सबसे बड़ा कुल होता है। इस कुल में छोटे घास से लेकर बड़े पेड़ तक आते हैं। लेग्यूमिनस या लेग्यूम कुल के अंतर्गत विविध प्रकार के खाने योग्य नट्स एवं सब्जियां आती हैं। तो इसमें बहुत सारे नट्स भी होते हैं और सब्जियां उपयोग की जाती हैं। सभी लेग्यूम पॉड का उत्पादन नहीं करते, मतलब सभी जो लेग्यूम हैं वो पॉड नहीं बनाते, जैसे कि अल्फा
क्लोवर, परंतु इनमें से कई पॉट का उत्पादन करते हैं जैसे कि मटर और चना। लेग्यूम फैमिली के पौधे लेग्यूम प्लांट्स कहलाते हैं। इसमें फसल लेग्यूम के नाम से जानी जाती है। तो लेग्यूम क्या कहलाते हैं, फसल होती है वो लेग्यूम होती हैं और लेग्यूम फैमिली से आते हैं कौन, लेग्यूम प्लांट कहा जाता है इनको। लेग्यूम के उदाहरण कौन कौन से हैं, मटर, हरे बीन्स, चना, सोयाबीन, मूंगफली, मेथी, अल्फाल्फा और एकेशिया। क्या है, अकेशिया। अब आता है लेग्यूम पौधे की जड़ में मौजूद गांठों में पाई जाने वाली विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीवी दर्शाते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत ये नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ऐसे पौधे जो उपलब्ध कराते हैं फलीदार पौधे इन्हें आवास एवं भोजन उपलब्ध कराते हैं। मतलब ऐसे जीवाणु किनकी, इनकी जड़ों में रहते हैं, तिलहन की या फिर जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में। लेकिन फलीदार पौधे क्या करते हैं, इनको खाना और भोजन उपलब्ध कराते हैं, आवास भी देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है। क्या होता है, नाइट्रोजिनेज होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें कौन सा होता है, राइजोबियम एक सहजीवी होता है जो कि दल या फिर जो फलीदार पौधे होते हैं उनके जड़ों में रहता है। अब आती है लिंटिल्स, मसूर, तुअर की दाल, लोबिया, राजमा और उड़द की दाल आती हैं। लेग्यूम कुल की दलहनी फसलों को 3 मौसम में बांटा जाता है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल में अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, मोठ और सोयाबीन आते हैं। रबी की फसल में चना, मटर, खेसरी और राजमा आते हैं। चना, मटर, खेसरी और राजमा आते हैं। जायद की फसल में मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन को रखा जाता है। जायद में किनको फिर से रखा जाता है, मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन को रखा जाता है। भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। लोबिया और मूंग चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। उड़द और मूंग की फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं। तो कब उगाई जाती हैं, मूंग और उड़द को जायद के समय उगाते हैं, सिंचित क्षेत्र में उनको उगाया जाता है। लेग्यूमिनस पौधे की होने के कारण गवार नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को उपजाऊ भी बनाया जाता है। तो लेग्यूमिनस कुल का होने का कारण क्या है, इसमें ग्वार नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ऊर्जा को या मृदा को उपजाऊ भी बनाते हैं। भारत विश्व में 90% ग्वार का उत्पादन करता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। ग्वार का कौन उत्पादन करता है, राजस्थान करता है, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। देश में खेसरी दाल, जिसे 1961 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, 3 नई प्रजातियां इसकी रतन, प्रतीक और महोते ओरा की खेती की अनुमति अब केंद्र कृषि मंत्रालय के द्वारा दी गई है। तो किसकी है ये, खेसरी दाल की है। तो खिसक गए इसके रतन, प्रतीक, तो वह रोने लगे। तो महोते ओरा तो सब लोग उसको शांत करने लगे कि भैया मत रो यार, क्या होगा, कोई नहीं, रत्न, प्रतीक, महोरा। तो खेसरी के रत्न कहाँ गिर गए, प्रतीक के रूप में नीचे गिर गए। तो ये रोने लगा, सब लोग उसको मनाने लगे, महोरा। तो खेसरी की दाल कितनी है, 3 नई प्रजातियां आई हैं, रतन, प्रतीक और महोते ओरा। इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सोयाबीन प्रोटीन और रेशे का प्रमुख स्रोत है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी में लाता है। तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में, और इसमें रेशे भी पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देते हैं। हाल ही में सोयाबीन एक दलहनी फसल है, परंतु तेल पदार्थों के रूप में इसकी उपयोगिता के कारण FAO द्वारा इसे तिलहनी वर्ग की फसलों में रखा गया है। तो किसने रखा है, FAO ने रखा है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, लेकिन तेल के कारण इसको तिलहनी फसल के अंतर्गत रखा गया है FAO ने। और FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम में, इटली में। चारकोल रोट रोग सोयाबीन की जड़ और तने का एक मृदा जनित कवक है। क्या होता है, तो इसमें इतनी काला काला हो जाता है। काला मतलब क्या है भैया, चारकोल होता है काला और होता है कवक से। यह मकई एवं सूरजमुखी को भी प्रभावित करता है। तो मकई को और सोयाबीन को भी प्रभावित कर देता है। चना का कटुआ कीट को हेप्टाक्योर द्वारा रोका जाता है। तो हेप्टाक्योर, उसको पकड़ो और हटा दो हेप्टाक्योर
किसके द्वारा? कटुआ कीट के द्वारा होता है चने के में। अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष है और तथा अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति होती है। तो अपर्णा क्या है? मटर की ही एक प्रजाति है जो कि पत्ती विहीन प्रजाति है। अपर्णा, उसमें पर्ण नहीं होते। अपर्णा किसकी है? अरहर, लेकिन सबको अखरती है। तो अरहर की एक किस्म है अपर्णा, उसमें पत्ती नहीं, इसलिए सबको अखरती है और उसमें पत्ते नहीं होते। दलहनी फसलों में से संबंधित खाद्य का अनुपात कितना होता है? जैसे हम दलहनी फसलों में कोई खाद्यान्न डालते हैं तो NPK को डाला जाता है और N का रेशियो 1, P2 और K2 को डाला जाता है। N1 P2 K2। ग्वार का उत्पादन मुख्य चारे के रूप में किया जाता है, साथ ही इसकी फली की सब्जी भी बनाई जाती है। ग्वार गोंद, जिसे ग्वार के बीज से निकाला जाता है, का प्रयोग सेल गैस के निष्कर्षण हेतु उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी में भी होता है। तो हम फिर से देखते हैं किनको? हमारे लेग्यूमिनेसी परिवार को। तो इसमें आती हैं दलहनी फसलें, तो ये मुख्य रूप से होती हैं तो लेग्यूमिनस फैमिली से आती हैं। इसमें के बीज खाने योग्य होते हैं और इनसे तेल निकाला जाता है, नहीं दल में रखा जाता है ना। 11 मुख्य फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? सेम, मटर, चना, मसूर, लेटिंग और लुपिन। इस लेग्यूमिनेसी पादप जगत का तीसरा सबसे बड़ा परिवार है। इसमें छोटे घास से लेकर बड़े पौधे तक आते हैं। लेग्यूमिनस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाद्य योग्य नट्स एवं सब्जियां भी आती हैं। इसमें पॉड का उत्पादन नहीं होता, लेकिन अल्फा और कुछ क्लोवर हैं जिनमें पॉड होते हैं। मतलब अल्फा मतलब कभी कभी क्या बोलते, ऑफन और क्लोवर, थोड़ा क्लोवर दिखने के चक्कर में जो पॉड निकल आते हैं, तो अल्फा एंड क्लोवर में पॉड पाए जाते हैं। मटर और चना आदि में भी इसका उत्पादन होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में लेग्यूमिनेट प्लांट होते हैं और इनके कुछ उदाहरण हैं: मटर, हरे बीन्स, चना, सोयाबीन, मूंगफली, मेथी, अल्फाल्फा और एकेशिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग्यूमिनेसी की जड़ में एक सहजीवी पाया जाता है जिसको राइजोबियम कहा जाता है। वह नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, उसको पकड़ता है और नाइट्रेट में बदल देता है। इसको बदलने के लिए इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको नाइट्रोजिनेस कहा जाता है। फिर आते हैं लेग्यूमिनस पौधे। कौन कौन से होते हैं? मूंग, मसूर, तुअर, लोबिया, राजमा, उड़द की दाल, ये सब लेग्यूमिनेट्स होते हैं। लेग्यूम फैमिली को 3 भागों में बांटा जाता है: दलहन नहीं रबी, खरीफ और जायद। रबी के टाइम पे बोली जाती है अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया और मोट और सोयाबीन। और रबी की फसल में बोलते हैं चना, मक्का, सोयाबीन और सोयाबीन रबी में नहीं बोया जाता, खेसरी और राजमा। फिर आती है जायद की फसल। इसमें मूंग बोई जाती है, उड़द बोई जाती है, लोबिया और सोयाबीन भी बोया जाता है। सोयाबीन को खरीफ और जायद दोनों में बोया जाता है। लोबिया और मूंग को भी खरीफ और रबी में दोनों में बो सकते हैं। लोबिया और मूंग क्या होती हैं? हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती हैं। जायद उड़द को हम और मूंग को हम कम बहुत सिंचित क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, कम में भी लगा सकते हैं। एक आती है ग्वार नाइट्रोजन। इसका उपयोग भी मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है। 161 में इसको प्रतिबंधित कर दिया था। किसको? खेसरी दाल को। इसकी 3 प्रजातियां आई हैं: प्रताप, तरतन और माहोते ओरी। इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब आते हैं रेशे में प्रोटीन और रेशा पाए जाते हैं सोयाबीन में, और जो कि शर्करा या फिर शुगर को कम करता है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, परंतु तेल पदार्थों के रूप में इसका प्रयोग FAO द्वारा तिलहनी वर्ग की फसलों में रखा गया है। चारकोल रोग किसमें हो जाता है? सोयाबीन की जड़ों में और तने में हो जाता है। कवक के कारण ये सोयाबीन और मकई में भी हो, मतलब सूरजमुखी और मकई में भी हो जाता है। कटुआ रोग ये चना में हो जाता है और हेप्टा क्योर के द्वारा इसको क्योर किया जाता है। अपर्णा एक अरहर की फैमिली है जो कि पत्ते नहीं होते। दलहनी फसलों में खाद के लिए हम NPK का प्रयोग करते हैं, तो इसमें 1:2:2 होता है। नेक्स्ट आती हैं तिलहनी फसलें, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तिलहनी फसलें खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान तिलहनी फसलों का आता है। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी को सम्मिलित किया जाता है। तो पहले आता है हमारी मूंगफली, सबसे छोटी सी है फली मूंगफली। मूंगफली भी लेग्यूमिनेसी कुल की स्वपरागित फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम एरिकिस हाइपोजिया है। एरिकिस हाइपोजिया है मूंगफली।
बिल्कुल, मूँगफली एकदम हाई पोजीशन रखती है पूरे तिलहन में। तो मूँगफली हाई पोजीशन, तो हाइपोजिया। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ की फसल है, मतलब इसको लगाओगे और ये खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मूँगफली खड़खड़ाती है तो खरीफ के टाइम पे लगाई जाती है, वर्षा होगी अत्यधिक खरीफ की फसल है। परंतु दक्षिण भारत में भी इसको रबी की फसल में बोया जाता है। तो मुख्यतः जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर हम इसको खरीफ में बोलते हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत है उसमें हम रबी में ही बोल सकते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी तो ये होगी। इसमें टिक्का रोग हो जाता है, टिक्का रोग जो कि कवक के कारण होता है। टिक्का से कब बनाए हम मूंगफली के टिक्के, तो मूंगफली कवक टिक्का से हो, मतलब टिक्का रोग हो जाता है। सफेद गिडर, यह कीट मूंगफली को प्रभावित करता है। सफेद गिडर क्या है, गिडर बिल्कुल एकदम डियर, तो मूंगफली कीट है एक जो कि मूंगफली को खाता है। सफेद डियर है जो कि मूंगफली खाता है, तो सफेद गिडार मूंगफली कीट है। किस्म कौन कौन सी होती हैं, तो चंदा, ज्योति, फूले प्रगति, जूनागढ़, आर्लिनर, कौशल, चित्रा, विक्रम, तिरुपति, कदरी, थ्री और नारायणी। ये सब क्या है, हमारी मूंगफली की फसलें हैं, मतलब किस्में हैं। कौन कौन सी, चंदा, ज्योति, फूले प्रगति, जूनागढ़, अरवली, अर्नल, कौशल, चित्रा, विक्रम, तिरुपति, कदरी, थ्री, नारायणी। गुजरात मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। गुजरात क्या है, मूंगफली में अग्रणी है। अब आता है सोयाबीन। ये भी तिलहन फसल है जिसका मुख्य रूप उत्तर अमेरिका है। सूरजमुखी के तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जिससे ध्वनि में जमने कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है, इसलिए सूरजमुखी का वो खाना चाहिए तेल। तो ये जमी हुई कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हटा देता है। क्यों, लाइकोनिल अम्ल पाया जाता है, लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। जैसी आती है तो पूरी बिल्कुल एकदम से लाइन से सबको हटा देता है, लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें किस्म कौन सी है, कुसुम और सूर्य। कौन सी है, कुसुम और सूर्य। 1969 में पहली बार इसे भारत में लाया गया था। भारत में महाराष्ट्र में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मूंगफली गुजरात की थी, सूरजमुखी महाराष्ट्र का है। लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, उत्तर अमेरिका से आया है, 1969 में आया है। मुख्य फसल कौन कौन सी है, कुसुम और सूर्य। मूंगफली का हम करते हैं रिवाइज, लेग्यूमिनेसी वर्ग का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिकिस हाइपोजियम। तो शुष्क प्रदेशों में इसको वर्षा के टाइम लगाया जाता, मतलब खरीफ में लगाया जाता है, परंतु ये दक्षिण भारत में रवि के टाइम पे भी हो जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसून चाहिए होता है। टिक्का रोग कवक के कारण हो जाता है। सफेद गिडार रोग होता है, गिटार रोग ये कीट के कारण होता है। सफेद गिटार, इसमें कीट पाया जाता है मूंगफली में। किस्म कौन कौन सी होती है, चंदा, ज्योति, फूले प्रगति और जूनागढ़, अरिनल, कौशल, चित्रा, विक्रम, तिरुपति, कदरी और थ्री नारायणी। मूंगफली कहाँ पे होती है, ज़्यादातर गुजरात में होती है। अब आता है अपना सोयाबीन। ये उत्तरी अमेरिका से आया था। लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है। कुसुम और सूर्य इसकी प्रजातियां हैं। 1969 में भारत आया था। महाराष्ट्र में से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है अपना सरसों। इसे कुसीफेरी कुलसी माना जाता है। तो सरसों क्या है भैया, सरसों कुसीफेरी कुल से संबंधित है जिसका प्रयोग मुख्यतः खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। कुर्सी फेरी, तो भाई सरसों जब आते हैं सर 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 क्या कुर्सी लेकर आते हैं ना, तो कुर्सी फेरी सरसों से संबंधित है। तोरिया, राई सरसों की ही प्रजाति है। तोरिया और राई किसकी प्रजाति है, सरसों की ही प्रजाति है। सरसों के तेल में पाया जाने वाला इरूसिक एसिड मानव स्वास्थ्य हेतु अहितकर होता है। जो सरसों में एक अम्ल पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, इरूसिक, मतलब अपने जब सर रूस जाते हैं तो रूसिक अपन के लिए थोड़े से हितकर नहीं होते, अहितकर हो जाते, गुस्सा करेंगे फिर वो, है ना। तो सरसों में पाया जाने वाला जो इरूसिक अम्ल होता है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। और तोरिया और राई ये सरसों के ही प्रकार हैं। अब आता है माहू कीट। तो सरसों भैया मारेंगे क्योंकि रूस गए हैं, तो माहू कीट सरसों को प्रभावित करता है। पूषा करिश्मा में इरूसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम होती है। पूषा मस्टर्ड 30 IARI के द्वारा विकसित किया गया है और यह सरसों की किस्म है। मस्टर्ड तो है, तो सरसों की किस्म है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, IARI।
के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब आते हैं मुख्यतः सरसों की कुछ फसलें। पूसा बोल्ड, पीताम्बरी, सरसों करिश्मा, पूसा विजय, पूसा महक, पूसा वर्णी, पूसा तरक, जय किसान, शेखर, प्रकाश, पूसा वरुण, वरुणा क्रांति, पूसा बहार। ये सब क्या है? पूसा की ही किस्में हैं। अब आते हैं कुसुम तेल का। इसका प्रयोग पेंट बनाने में, सॉल्वेंट बनाने में, वार्निश बनाने में और कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता है। किसका? कुसुम का। तो कुसुम फूल को कहा जाता है। तो कुसुम से क्या बनते हैं? अच्छी चीज़ें बनती हैं, जैसे पेंट, सॉल्वेंट, वर्निश और कॉस्मेटिक बनता है। इसके साथ हमारा ये होता है कंप्लीट। अब आता है, फिर से पढ़ेंगे सरसों। क्या है हमारा? सरसों क्या है? सर से याद कर लो। कुसिफेरिस कुल का संबंधित है। तोरिया और राई इसकी प्रमुख प्रकार है। इसमें पाया जाने वाला जो एरोसिक अम्ल पाया जाता है, यह मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और फिर जो माहू कीट होता है वो भी सरसों के लिए प्रभावित करता है। पूसा कश्मीर है, हाँ करिश्मा, पूसा करिश्मा है, इसमें 2% तक एरोसिक अम्ल कम पाया जाता है। पूसा मस्टर्ड 30 क्या है? इसको IARI के द्वारा विकसित किया गया है। एक सरसों की किस्म है। इसकी किस्म कौन कौन सी है? पूसा बोल्ड, पीताम्बरी, करिश्मा, विजय और महक, सब में पूसा पूसा लगा है। पूसा वर्णी, पूसा तरक, जय किसान, शेखर, प्रकाश, पूसा वरुण, वरुणा क्रांति और पूसा बहार, ये सब किसकी? सरसों की ही फसलें हैं। अब आती है अलसी। आलसी लोगों के लिए अलसी। दक्षिण देशों में इसे फ्लेक्स कहा जाता है। फ्लेक्स। भारत में तिसी को फ्लैक्सीड के रूप में हिमाचल प्रदेश में उगाया गया था। अलसी को, इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। अलसी में क्या होता है? ओमेगा 3 होता है। आलसी लोगों को, ओ भैया थोड़ा मैगी कम खा, ओमेगा 3। व्यावसायिक फसलें। किसानों द्वारा व्यापार लाभ के लिए उगाई जाने वाली फसलों को व्यावसायिक या फिर व्यापारिक नगदी फसलें कहा जाता है। इसमें आते हैं कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, चाय, कहवा और रहबड़। ये सब क्या होते हैं? व्यावसायिक या फिर व्यापारिक फसलें होती हैं। व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए इनको उगाया जाता है, जैसे कि कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, चाय, कहवा और रबड़। अब आते हैं अपना पहले कपास। तो यह मालवेसी कुल का है। तो भैया कपास को लगाने के बाद क्या आता है घर में? माल। तो मालवेसी कुल का है। इसकी 100 पोषण की क्षमता होती है, मतलब खुद ही पोषण कर लेता, कोई की जरूरत नहीं है, सब खुद कपास में है। कपास तो 100 पोषण की प्रक्रिया होती है। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इसके लिए उच्च ताप, उष्ण उपोष्ण जलवायु की 100 परारहित दिन, कम वर्षा और उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। रोग कौन कौन से होते हैं? तो भैया कपास होता है बिल्कुल वाइट, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्लैक कुछ हो जाएगा तो रोग हो जाएगा। तो ब्लैक आर्म हो जाती है उसकी, और मूल गांठ पड़ जाती है उसके। मूल में क्या पड़ जाती है? गांठें पड़ जाती हैं और ब्लैक आर्म हो जाते हैं। अब आता है हमारा वर्ग क्या होता है? देशी कपास अधिक उपज देने वाली है। जो हमारी जो वर्ग है वो क्या है? देसी कपास है, जो कि अधिक उगता है। हमारे घर के ही वर्ग है, हम अपना ही वर्ग के अंतर्गत आता ना। तो वर्ग का देसी कपास है, जिसका अपनी उपज मतलब अधिक उपज देने के लिए जाना जाता है। अमेरिकन कपास, यह लंबे और चमकीले रेशे देता है। तो अमेरिका से आया, थोड़ा लंबा होगा, चमकीले से तो होंगे, तो चमकीले रेशे देते हैं। अब आती हैं किस्में। महालक्ष्मी के कपड़े बनते हैं, जयलक्ष्मी के बनते हैं, सुजाता, देवीराज। तो हमारी सुजाता, महालक्ष्मी तीनों के कपड़े बनते हैं और देवियों के राज करते हैं कपड़ों पर। कंबोडिया, श्यामली, लोहित, MCU और 5-6, ये सब क्या है? लोहित भी हमारे कपास का ही है। तो लोहित, श्यामली कंबोडिया, देवीराज, सुजाता, जयलक्ष्मी और महालक्ष्मी ये कपास की वैरायटी हैं। इनमें 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। एक होता है लिट रेशा और एक होता है फज रेशा। लिट रेशा व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। लिट रेशा क्या है भैया? लूट लो भैया। व्यापारिक सब लोग जब आता है मार्केट में सब लूटने भागते हैं। तो लिट रेशा क्या है? व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो पहले आते हैं कपास। क्या है? मालवेसी कुल का है। सफ़ेद सोना कहा जाता है। उष्ण ताप, उपोष्ण, 100 डिग्री टेम्परेचर, दिन और कम वर्षा उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं चाहिए होती, बहुत सारी चीज़ें होती। अनुसंधान कहाँ पे है कपास का? तो नागपुर, महाराष्ट्र में है। रोग उसमें हो जाते हैं, ब्लैक आर्म हो जाते हैं, मूल गांठ पड़ जाती है। वर्ग कौन सा होता है? एक होती है देसी कपास होता है, जिसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और अपने वर्ग का है तो अधिक उपज करता है। अब आता है एक अमेरिका की उपज है। अमेरिका का कपास है वो कि लंबा होता है और चमकदार रेशे होते हैं। अब आती है इसकी किस्में। महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, सुजाता, देवीराज
कंबोडिया श्यामली लोहित MCU 5-6। अब आता है नेक्स्ट आता है गन्ना। गा से गन्ना, गा से गैमिनी कुल का है। इसमें भी C4 पौधे का उदाहरण है। तो गन्ना भी C4 पौधे का उदाहरण, और जो मक्का था वो भी C4 पौधे का ही उदाहरण था। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उच्च तापमान और लंबी वर्षा ऋतु, दोमट मृदा इसके लिए आवश्यक होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उच्च तापमान, लंबी वर्षा ऋतु और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए। बिल्कुल एकदम मड में खेलते हैं, दोमट। इनके उत्पादन की मुख्यतः भौगोलिक योग्यताएं होनी चाहिए, दशाएं होनी चाहिए। अब आता है इसमें कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि रेड रोट हो जाते हैं। इसके जो रूट होती है वो रेड हो जाती हैं, रेड स्ट्रिप या फिर लाल धारियां आ जाती हैं। इसके मुख्य रोग हैं कौन कौन से? रेड रोट और रेड स्ट्रिप रोग उसमें हो जाते हैं। गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ब्राजील में गन्ना उत्पादन होता है और भारत में उसके बाद होता है। बाहुबली जय हो, बाहुबली का गन्ना होता है और श्रीमुख गन्ने भी गन्ने की किस्म है। तो बाहुबली और श्रीमुख क्या है? गन्ने की फसलें हैं। रंगराजन समिति 2012 में बनाई गई थी और चीनी को रंगने के लिए बनाई गई थी। चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादन से संबंधित रंगराजन समिति। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भैया गन्ना लाखों में मिलता है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। अब आता है जूट। जूट हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम पढ़ते हैं गन्ना। गन्ना गैमिनी कुल का है, C4 पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्ण ताप, लंबी वर्षा, दोमट मिट्टी और भौगोलिक दशाएं आवश्यकता होती हैं। रेड रोट और रेड स्ट्रिप रोग इसमें हो जाता है। गन्ने का उत्पादन ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। बाहुबली श्रीमुखी गन्ने इसमें पाए जाते हैं। रंगराजन समिति 2012 में बनाई गई थी, शक्कर उत्पादन और गन्ना उत्पादन से संबंधित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है हमारा जूट। यह टिलेएसी कुल का है। भैया टेर के लाओ, जूट से हम उसको बांधेंगे। तो टिलेएसी कुल के रेशमी पादप है। यह उष्ण आर्द्र जलवायु, उच्च तापमान, ग्रीष्मकालीन वर्षा काल, डेल्टाई जलोढ़ मृदा के उत्पादन की अनुकूल दशाओं के लिए पाया जाता है। और इसमें रेटिंग विधि से जूट के पौधे से रेशा बनाया जाता है। रेटिंग अच्छा, जितना अच्छा जूट होगा उतनी अच्छी रेटिंग मिलेगी। रेटिंग विधि जूट पौधे से रेशा बनाने से संबंधित है। तो टिलेएसी कुल किससे संबंधित है? जूट से संबंधित। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? बांग्लादेश करता है। फिर उसके बाद अपने पश्चिम बंगाल में भी जूट होता है। तो क्योंकि इसमें जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा, तापमान, उच्च आर्द्रता और उष्ण इसको जलवायु चाहिए होती है। इसलिए ये होता है कहाँ पर? अपने पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, फिर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है। रेटिंग विधि से जूट निकाला जाता है। तंबाकू, यह सोलिनेसी कुल का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम निकोटियाना है। क्या है? निकोटियाना, क्योंकि निकोटीन होता है तो इसलिए इसका नाम क्या है? निकोटियाना है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा इसे भारत लाया गया था। तंबाकू के पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई या फिर क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि क्यूरिंग किस पत्तों को सुखाने की विधि है? तो जो तंबाकू के पत्ते होते हैं उनकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है, क्योंकि उनसे बीड़ी बनती है तो उनकी केयर की जाती है। तो क्यूरिंग विधि के द्वारा उनको सुखाया जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी में है। तो भैया लोग अब इतना तंबाकू हाथ में ऐसे घिसते रहते हैं तो उनकी जो राजमुंदरी मतलब अंगूठी, ये भी मतलब क्या हो जाती है? बिल्कुल एकदम पिस जाती है। तो आंध्र प्रदेश में बनाई गई है राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू किसका है? सोलनेसी फैमिली का है। निकोटियाना इसका रासायनिक मतलब वैज्ञानिक नाम है। यह दक्षिण अमेरिका में था, भारत में पुर्तगाली लेकर आए। तंबाकू के पत्तियों को सुखाने को क्यूरिंग कहा जाता है और राजमुंदरी में इसका अनुसंधान केंद्र है। गीगर एक तंबाकू कीट है। क्या है? गीगर मतलब गिटार बजाता है, डिंग 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 डिंग। तो गीगर क्या है? एक तंबाकू कीट है। पर्ण कुंचन लीफ कर लोग तंबाकू से संबंधित है। तो पर्ण कुंचन हो जाता है, मतलब इसका पत्ता बहुत कीमती पत्ता है बीड़ी बनाने के लिए, तो इसके पर्ण क्या हो जाते हैं? कुंचित हो जाते हैं। तो लीफ कर्ल रोग तंबाकू से संबंधित है, जो कि वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। तो देखो अब आती है हमारी चाय। इसको थेसी कुल का पादप है, जिसमें पेय पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो इसके क्या है? थेसी
देसी नहीं है, चाय बिल्कुल भी देसी नहीं है, चीनी है। तो अपन उसको क्या समझ के पीते हैं भैया कि ये देसी है, भैया इंडिया में आया हो मतलब चाय पीनी पड़ेगी। थेसी हमारी देसी है लेकिन ये नहीं है, तो थेसी कुल का है यह पादप, इसके पेय पदार्थ प्राप्त होता है, चीन का इसका स्थान है, उत्पादन चीन में हुआ था सबसे पहले। रोग इसमें होता है गुलाबी रोग हो जाता है। चाय कैसी होती है, लाल होती है, लेकिन वो अचानक से गुलाबी हो जाए तो क्या हो गया, उसमें रोग हो गया। कुछ लोग वो काली चाय पीते हैं लेकिन काला उसका रंग नहीं होता, रेड कुछ होता है। तो यदि काला हो गया है तो वो काला विल्गन रोग उसमें हो गया है। तो दो रोग चाय में होते हैं, एक गुलाबी रोग, एक काला विल्गन रोग। ये दोनों ही चाय से संबंधित हैं। फिर आती हैं किस्में कौन सी हैं, तो ग्रीन गोल्ड, असम टी, दार्जिलिंग टी, ओलांग टी, कांगड़ा टी, बहोरिया टी, ये सब टी की या फिर चाय की किस्में होती हैं। तो ग्रीन टी जो कि हम पीते हैं तो ग्रीन गोल्ड है, असम टी दार्जिलिंग की है, ओलोंग टी है, कांगड़ा है और बोहिया टी है। तो ये सब चाय की हैं। अब आते हैं भारतीय चाय बोर्ड कहाँ पे बनाया गया है। तो चाय में जो चाय पत्ती डलती है वो बिल्कुल एकदम छोटी छोटी सी कतरी कतरी सी होती है, तो वो काट काट के बनाया गया है। तो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, कलकत्ता में हेडक्वार्टर है चाय बोर्ड का। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में असम में बनाया गया है, जो कि जो भारत का है। तो भारत में कैसे काट काट के है, लेकिन भैया जो केंद्र में बनाया गया है तो केंद्र भैया इसको बिल्कुल हट करके बैठा कि हम ही रख के बैठेंगे। तो केंद्र चाय अनुसंधान केंद्र वहाँ पर है, तो जोरहट में है, असम में। कहाँ पर है, जोरहट में, असम में है। तो और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, उपभोक्ता भारत है। और तो दूसरा कौन सा है, देखो सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला, क्योंकि चाय हम लोग यहाँ कितने बजे 4 बार चाय पी जाती है, तो हम ज़्यादा उपभोग करते हैं और उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं। जबकि जो काली चाय है उसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश हमारा भारत है। हम काली चाय पीते भी हैं और काली चाय का उत्पादन भी करते हैं। चाय के लिए मानसूनी जलवायु आवश्यकता होती है, जो कि हमारे चीन, दार्जिलिंग वगैरह में आराम से मिल जाती है। उच्च तापमान मतलब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए पड़ता है, घनी वर्षा आवश्यक होती है, लेकिन पौधों की जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। अतः चाय के बागान 600 से 1800 मीटर ऊंची पहाड़ी ढलान पर पाए जाते हैं। तो देखिए हम चाय को फिर से पढ़ते हैं। देखो थिएसी फैमिली का है, पेय पदार्थ मिलता है, चीन में इसका उत्पादन हुआ था, भारत में इसका सबसे ज़्यादा उपभोग करता है, उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। लेकिन काली चाय जो है वो हम उपभोग भी करते हैं और उत्पादन भी उसका ज़्यादा करते हैं। अब आता है इसमें 2 रोग हो जाते हैं, एक गुलाबी रोग हो जाता है और एक काला विल्गन रोग हो जाता है। इसके 2 बोर्ड बनाए गए हैं, एक है भारत का बोर्ड जो कि हमने काट काट के बनाया है, तो कलकत्ता। लेकिन भैया केंद्र ने बोला है कि हम ही रख के बैठेंगे जोर से, तो जोरहट में बनाया, मतलब हट करके बैठा है। तो चाय का बोर्ड कहाँ पे रखा गया है, जोरहट, असम में रखा गया है। अब आती है कुछ टी भी है, तो असम में इसका जब केंद्र बनाया गया है केंद्रीय, तो असम की टी होती है, दार्जिलिंग टी होती है। फिर आती है हमारी कांगड़ा टी होती है, ओलोंग टी, गोल्ड, ग्रीन गोल्ड और वेहेलिया टी। ये सब क्या हैं, चाय के ही प्रकार हैं। चाय में सबसे बड़ा मतलब जो घनी वर्षा आवश्यकता होती है, उच्च टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इसमें, लेकिन जो सीढ़ीनुमा पहाड़ी जो एरिया होता है वहाँ पर इनको लगाया जाता है, क्योंकि इनकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। अब आता है कहवा। कहवा रुविएशी का है। तो जो कड़वे रोग होते हैं ना, कहने वाले रोग होते हैं, तो वो कैसे लगते हैं, थोड़े से रूट स्वीट लगते हैं ना, तो रुविएशी रूप दिखाते हैं भैया। हम थोड़ा सा कड़वा बोलेंगे तो हम थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे। तो कहवा रोग मतलब कहवा जो है उसमें रोविएसी फैमिली से संबंधित है। इसका मूल स्थान क्या है, इथोपिया है। कहाँ पर, इथोपिया में इसका उत्पादन किया है। मूल स्थान कहाँ पर है, इथोपिया में है। अंग्रेजों द्वारा इसे भारत लाया गया था। तो कहवा कौन लेकर आया था, अंग्रेज लेकर आए। तम्बाकू कौन लाया था, पुर्तगाली लेकर आए थे, और इनको चिकमंगलूर जिले में इसको लगा दिया गया। बागान कहाँ पे बनाए गए थे, पहले चिकमंगलूर में बनाए गए थे, चिकमंगलूर में बनाए गए थे। किसमें कौन सी है, तो अरेबिका जो कि सबसे उच्च कोटि की होती है, अरेबिका, रोवेस्टा, लाइबेरिका, ये सब क्या होती हैं, कहवा की प्रजातियाँ होती हैं। तो अब आती है अपनी अरेबिका। तो अरेबिका नामक एक लड़की है, अरेबिका। अवेक करने के कहवा अपन क्यों पीते हैं, मतलब थोड़ी सी अपन को एकदम अलर्ट कर देता है ना, अलर्ट कर देता है, तो अवेक कर देता है। तो अरेबिका, रोबस्टा, हम एकदम रोबोट के जैसे बूस्ट हो जाते हैं, तो रोबस्टा बूस्ट करने के लिए। और लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरिया। तो हमारे भारत में 3 प्रमुख कहवा की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक आती है अरेबिका, रोबस्टा एंड लाइब्रेरिया। ये तीनों ही सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है हमारे यहाँ पर रोबस्टा होता है, बिल्कुल एकदम से बूस्ट करने के लिए, पूरे इंडिया में ज़्यादातर बूस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रोबस्टा का। और सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का कौन होता है, तो अरेबिका, क्योंकि वो अवेक कर देता है आपको।
फिर आता है लाइब्रेरिया। लाइब्रेरी तो नॉर्मल ही होती है, कोई जाते ही नहीं है पढ़ने के लिए, कम लोग जाते हैं। कम धूप छायादार स्थान चाहिए होता है, ढालदार भूमि चाहिए होती है, दोमट मिट्टी लावा मिट्टी इसके उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं, हमारे दक्षिण भारत में मिलती हैं। तो कम धूप, ज़्यादा धूप भी इनको चल जाएगी, लेकिन कम धूप तो अपन वृक्षों से भी ले सकते हैं। छायादार स्थान मतलब छाया बना के, ढालदार, हमारे यहाँ पे साउथ में कितने सारे पहाड़ हैं तो पूरे एकदम सब में ढालदार भूमि मिल जाती है। दोमट और लाल मिट्टी, तो जो हमारा दक्कन का पठार है पूरा दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी से भरा पड़ा है, और उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं मिल जाती हैं, तो इसकी भी हैं। तो हमारे यहाँ पे कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, साउथ इंडिया में होता है, तो इसलिए इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, तो केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है चिकमंगलुरु में। कहाँ पे बनाया गया है, चिकमंगलुरु में बनाया गया है। चिंकी रोज जाती है बंगले में चाय पीने, तो चिकमंगलुरु बेंगलुरु में बनाया गया है। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी और कहवा का अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। रोज नाटक करके जाती है चिक्की विक्की जो भी लड़की है वो कहाँ जाती है, बंगले में चाय पीने जाती है। चिकमंगलुरु बेंगलुरु में बनाया गया है। चलिए हम देखते हैं कहवा। इसको इथोपिया में उत्पादित किया गया था, रूबिएशी की फैमिली से संबंधित है। इसको अंग्रेज भारत लाए थे, चिकमंगलुरु में सबसे पहले लगाया था, इसलिए केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, चिकमंगलुरु में बनाया गया है। कलकत्ता में बनाया गया है। भारत के कॉफ़ी एवं कहवा का अग्रणी राज्य है कौन, कर्नाटक। 3 प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में। पहले आती है अरेबिका, रोबस्टा एंड लाइबेरिया। अवेक मतलब जो अरेबिका है वह उच्च कोटि का है, रोबस्टा भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसके लिए छायादार कम धूप ढालदार भूमि लावा दोमट मिट्टी पाई होनी चाहिए। अब आता है हमारे यहाँ पर रबड़। इसका मूल स्थान कहाँ है, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है, मतलब रबड़ के जो जंगल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फिजेंडा कहा जाता है। कहाँ पर, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में सबसे बड़ी नदी निकलती है कौन सी, अमेज़न नदी। उसके आजू बाजू जो कहवा के नहीं रबड़ के मैदान पाए जाते हैं, रबड़ के वृक्ष होते हैं, उनके मैदानों को क्या कहा जाता है, फिजेंडा कहा जाता है। इसके लिए अब देखो ब्राज़ील से क्या निकलती है, भूमध्य रेखा निकलती है, तो वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा। लेटराइट मिट्टी रबड़ उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं। रबड़ वृक्ष में क्या होता है, दूध यानी लेटेक्स से रबड़ प्राप्त होती है। किससे होती है, लेटेक्स से प्राप्त होती है। विश्व का 99% रबड़ हेविया वेसिलियंसिस पेड़ के लैक्टस से होता है, तो हेविया वेसिलियंसिस पौधे से निकाला जाता है 99% तक रबड़। प्राकृतिक रबड़ क्या होती है, इसको आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। आइस जैसा बिल्कुल एकदम बारीक निकलता है आइसोप्रीन। और केंद्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, मतलब भारत का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कोट्टायम केरल में। कहाँ पे बनाया गया है, कोट्टायम केरल में बनाया गया है। और भारत में केरल रबड़ का अग्रणी उत्पादक है, तो भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादक कौन है, केरल है, इसलिए तो वहाँ के जो कोट्टायम है वहाँ पे केंद्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादक तकनीक से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।